आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 सबसे सही और सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि जो भागीदारी हुई है सर्वे में, जो बातें, जो प्रतिक्रियाएं, जो सर्वे में फीडबैक आए हैं, वो महिलाओं के भी हैं, युवा वर्ग के भी हैं, सरकारी कर्मचारियों के भी हैं, जिन्होंने खुलकर अपनी बात पहुंचाई है। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में स्वदेश न्यूज आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर चर्चा की तरफ रुख करेंगे। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे अब बस कुछ ही क्षण और बचे हैं, और मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे थे योजनाओं की, हमने बात करी उन वादों की, उन दावों की, जिन्हें बड़ी गंभीरता से लिया गया है, जनता तक इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यात्राओं पे आऊं तो बड़े बड़े दिग्गजों ने 15-15 चुनावी यात्राएं की हैं, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, लेकिन कसर नहीं छोड़ी कहीं भी कि कोई कसर छोड़ी हो। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक जिक्र करें तो ये हमने देखा है तमाम बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल मुस्तैदी के साथ रहे हैं। ग्वालियर चंबल में तो आप देख लीजिए कि सिंधिया और तोमर का फैक्टर जो है वो कहां किस तरीके से चला, और पूरे प्रदेश में कई सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हुई हैं। पीएम मोदी खुद एक चेहरा फ्रंट बनकर सामने रहे, अमित शाह के कई दौरे हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश उनकी थी, मतलब तमाम जो दिग्गज हैं, जो चेहरे हैं, वो नजर आए हैं। मतलब दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत जो है वो झोंकी है। लेकिन अब बात कहां कंपैरिजन की आती है कि जनता का मन क्या है। देखिए, उसके साथ साथ जो स्कीम्स आई हैं, जो बात आई, जो कहा गया, जो वादे किए गए, किसको कितना मिल रहा है। अभी जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे कहा था कि लाडली बहना जो है उनको एक अकाउंट में चीजें मिलने लगी, उनके खाते में मिलने लगी, तो वो एक प्लस हो सकता है। क्योंकि नारी सम्मान में कांग्रेस कहती है कि हम देंगे, अब मौका मिलेगा तब देंगे। लेकिन ये भी सही बात है कि सिर्फ एक योजना से तो आप सोचे कि नैया पार लगेगी, वो नहीं है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, पूरे समीकरणों को हम मध्य प्रदेश के इस बार समझें, चुनावी सभाओं को देखें, कई ऐसी बातें कही गई हैं जो एक दूसरे को चुभी भी हैं। जनता का मन, क्योंकि हम भी धरातल पे कई जगह देखे, क्या कहेंगे। और लाडली बहना तक की जहाँ तक बात है, तो उसके पहले कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा कर लगातार उसको अपने मंचों से उसके नेता उठाते रहे, तो वो जनता में एक मैसेज गया था। उस मैसेज की काट करने के लिए आनन फानन में लाडली बहना योजना लाई गई। इसी तरह से सस्ती गैस सिलेंडर की बात आप कर लीजिए, कांग्रेस ने उसको भी अपनी शुरुआती जो 5 वादे किए थे उन वादों में उसको शामिल किया था। जो तमाम योजना है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट के लिए इस तरह की योजनाओं को शुरू किया। चूंकि सरकार में थी भारतीय जनता पार्टी, तो उस योजना को उन्होंने लागू कर दिया। लागू क्या हुआ, सिर्फ लाडली बहना योजना लागू हुई। घोषणाएं का भारतीय जनता पार्टी ने भी की। सस्ते गैस सिलेंडर की बात की, तो सस्ते गैस सिलेंडर के लिए जब महिलाएं पहुंची, लाडली बहनाएं पहुंची, तो उनसे इतने दस्तावेज मांगे गए कि वो लाडली बहनाएं परेशान हो गई। उस योजना का वास्तविकता में धरातल पर कोई लाभ जनता को मिला नहीं, ना उन महिलाओं को मिला है। उसके लिए महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा नई सरकार बनने का। तो ये तमाम सारी योजना है। अब दूसरी बात जो आप कह रही थी कि तमाम नेता आए गए, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को भी पता था कि यह चुनाव उनके लिए करो और मरो की स्थिति वाला है। भले उनके साथ जनता का कुछ समर्थन हासिल है, एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ खड़ी है, लेकिन पूरे के पूरे विपक्ष में रहते हुए 3.5 साल तक कांग्रेस ने भी ऐसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया कि जिसका एक मैसेज जाता पूरी जनता में। कांग्रेस सोच रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, जनता विरोध में है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वोट हमारे पक्ष में गिरेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि 3.5 साल का जो अवधि है, उसमें 3 साल की अवधि में आप देखें, बेरोजगारी को लेकर क्या कोई बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर नहीं हुआ। बहुत सारे महंगाई को लेकर, महंगाई एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि इस पर जनता आपके साथ पूरी तरह खड़ी हो सकती है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, तो स्वयं मध्य प्रदेश सरकार की मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ साइकिल लेकर निकल जाया करते थे और एक मैसेज देते थे। तो मुझे लगता है इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रही है। इस सब के बावजूद जनता ने अगर मन बना लिया है कि उसे सरकार बदलना है, तो सरकार बदलेगी। लेकिन आप देखें, तमाम सारे बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। आखिर क्यों उतारना पड़ा? क्या पहले से पता नहीं था? 2018 के चुनाव परिणामों से अगर सबक लेते तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया जा सकता था और इस तरह की स्थिति नहीं बनती कि 3.5 साल बाद आपको कांग्रेस के समकक्ष नेट टू नेट मुकाबला लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों की, सरकार की और सरकार के सलाहकारों की गलती रही है। अगर वो इसमें सुधार करते तो इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती, ना अमित शाह को यहाँ पर डेरा डालना पड़ता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि देश में चुनावी चाणक्य माना जाता है। अगर उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में इतने दौरे करने पड़े हो, खुद बैठकें करनी पड़ी हो, संभाग स्तर पर जाना पड़ा हो, चुनाव प्रचार के लिए तमाम रणनीति बनानी पड़ी हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां थी। और यही वजह है, भले ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान का एंटी इनकम्बेंसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के पीछे रखा हो, लेकिन जनता जानती है, समझती है कि अगर राज्य के चुनाव हैं तो राज्य के मुद्दों पे होंगे, राज्य का चेहरा कौन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ला दे। तो इस तरह की स्थितियों पर जब जनता विचार करती है, उसके बाद अपने मताधिकार का उपयोग करती है। फिर वो देखती है कि कौन उसके लिए मुफीद है, कौन उसके लिए मुफीद नहीं है। तमाम सारे मामले थे, भ्रष्टाचार के मामले जिसको लेकर सरकार कहती थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति है मेरी, क्या हुआ उसका? आज तक आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले सामने आए, पकड़े गए हैं लोग रिश्वत लेते, जिनके लोकायुक्त के छापे पड़े, यूडब्ल्यू के छापे पड़े, उन अधिकारियों का क्या हुआ? उन्हें सजा की बजाय और इनाम दे दिया गया और वो मलाईदार पदों पर जाकर बैठ गए और मनचाही पोस्टिंग मिल गई। तो इसका कहीं ना कहीं एक जनता के बीच मैसेज जो गया है, खासतौर पर युवा वर्ग के बीच, और युवाओं में भी वो वर्ग जो पहली बार मतदान करने जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि जो युवा है वो जानता है कि रोजगार उसके लिए बेहद अहम मुद्दा है, फिर भ्रष्टाचार उसके लिए बेहद अहम मुद्दा है, फिर सुशासन उसके लिए बेहद अहम मुद्दा है। पढ़ा लिखा तबका है तो वो हर चीज़ को सोच विचार कर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। और इन सारी चीज़ों पर अगर 3 साल में काम किया गया होता तो वो स्थिति नहीं बनती। मुझे लगता है कि फिर आप 2013 की स्थिति में तो कम से कम आके खड़े होते और इस तरह की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होती। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे लगता है एक बात देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक कंपैरिजन यदि दोनों की योजनाओं को करके देखें या वादों को करके देखें, कुछ चीज़ें और ऐसी सामने आई थी, जैसे कि लाडली लक्ष्मी को यदि बीजेपी कहती है कि हम जन्म से 21 वर्ष तक 2 लाख रुपए देंगे, तो कांग्रेस कह रही है हम मेरी बेटी योजना लाएंगे तो हम 2,51,000 देते हैं। तो बड़ा 19-20 जो है बड़ा वो देखने को कहीं ना कहीं मिला है। देखिए राखी जी, कौन क्या घोषणा करता है, किसके क्या वादे हैं, हमको लगता है कि अब जनता उस पर वोट तो नहीं करी होगी। बिल्कुल जो मिल रहा है या जो जिस तरह की बातें सामने निकल के आ रही, जैसे मान लीजिए आपने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लोगों के खाते में पैसा गया, ट्रांसफ़र हुआ, तो जरूर जो है महिलाएं एक तरह से सोच सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनकी रुझान हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बहुत सालों से मांग रही ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओपीएस की, और ओपीएस को जिस तरह से घोषित किया भारतीय कांग्रेस ने, तो हो सकता है कि और शायद इसी के दम पे आपने देखा हिमाचल में सरकार आई, ओपीएस की घोषणा की और वहाँ पर सरकार सत्ता बदल दी। तो मेरा ये कहना है राखी जी, कि आप कई एक मुद्दे हैं जहाँ किसान कर्ज माफ़ी की बात करेंगे, कुछ किसानों का कर्जा यहाँ माफ़ हुआ था, हो सकता है उनका विश्वास जो है कांग्रेस पर हो, और 2 लाख तक कर्जा माफ़ होने की बात हुई थी लेकिन नहीं हुई और सरकार बीच में गिर गई। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से, जो एक कार्डर बेस पार्टी है और उन्होंने पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, इसके बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, अगर थोड़ी कुछ समय पहले अगर ये दूर करने की कोशिश करते, जैसे गुजरात में उन्होंने किया, तो यहाँ पर भी कुछ फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन अब ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो चुनाव लड़ा जा रहा है और पीएम मोदी का फेस सामने करके अगर चुनाव लड़ना किसी राज्य के मुखिया के होते हुए भी, जिसको 18 साल तक जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ जाती प्रधानमंत्री की, तो आप सोच लीजिए कि हमें लगता है कहीं न कहीं जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का आकलन किया होगा कि इस चेहरे से को पीछे करके चुनाव लड़ा जाए। तो ये मैं वापस आऊंगी आरपी श्रीवास्तव जी आपके पास। इस वक्त आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल की यदि हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको बताना चाहेंगे। ग्वालियर चंबल में देखिए 230-34 और 18 से आप 23 का आकलन करेंगे तो आप देखिए 2018 में 26 कांग्रेस, 23 में 21 भाजपा, 7 और 13 और अन्य के पास 1 और 0, यानी ये बढ़त जो दिख रही है फिलहाल 2023 में आप देखिए कांग्रेस थोड़ी सी कम पड़ी है, लेकिन 23 में ओवरऑल एक कंक्लूजन यदि निकाल कर देखें तो 21, 13 और 0 का मार्जिन है, यानी कांग्रेस ग्वालियर चंबल से बढ़त बनाते हुए
नजर आ रही है। ये वो तस्वीरें हैं जब मध्य प्रदेश की हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, 230 विधानसभा सीटों में से यहां 34 की बात होती है और आप देखिए कि तस्वीरें जो नजर आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और यहां पर ये बहुत एक बड़ा मैसेज है, मुझे लगता है, जो बहुत सारी तस्वीरों को साफ करेगा। और एक ये भी तमाम चीजें होती हैं कि किस तरीके से आप दोनों चीजों को देखिए, कंपेयर करें तो 18 में जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो एक बढ़त थी वो बढ़त किसकी वजह से थी, और 23 में यदि हम आए हैं तो 23 में ये कुछ सीटों से यदि कम हुई है तो क्यों। लेकिन फिर भी एक ये भी हमें चीज देखनी होगी कि 23 में कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल से प्लस दिखती है। भाजपा की यदि बात करिए तो देखिए 18 में 7 और 23 में 13, यानी भाजपा जहां थोड़ी से पीछे 18 में थी वहां कांग्रेस में अभी इस तरफ 23 की तरफ बात करें तो 13 सीटों के साथ बढ़त में है। अन्य के पास 1 और 0, यानी अभी तीसरा कोई विकल्प बहुत बड़ी बढ़त के साथ नजर नहीं आता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख का सवाल भी बना ग्वालियर चंबल में, कई ऐसे नाम हैं जो निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में उतारे गए थे, और किसकी जीत है किसकी हार हो रही है ये पल पल की अपडेट आपके सामने लगातार हम रखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये जो बस कुछ ही देर का इंतजार है, कुछ ही क्षण, वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी कि आखिरकार कौन से वो दिग्गज हैं, वो टॉप लिस्ट जिसको कहते हैं ना, वो चेहरा, वो हॉट सीट जो है, वो कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सीटों का आंकड़ा है 2023 का ग्वालियर चंबल से, वो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में 21, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कहीं ना कहीं 13 सीट जाती दिख रही है और अन्य के खाते में 0। तो ये जो एक उतार चढ़ाव, ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, आप अभी भी देख लीजिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 18 से भी कंपेयर करिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखती। वही एक मार्जिन 18 वाला जो हमने देखा वो देखने को मिला था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन 23 में जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि यदि तीसरा कहीं से कुछ नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के खाते में ये प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि हम लगातार योजनाओं की बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश की आज बहुत बड़े दिन एग्जिट पोल की बात है, मुझे लगता है जो तस्वीरें आना शुरू हुई हैं वो ग्वालियर चंबल से यदि हम तस्वीरों को देखें तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रही है। लेकिन आप सीटों का मार्जिन देखिए, मुझे लगता है ये किस दिशा में जा रहा है और क्या दर्शाता है। जो आपने आंकड़े दिया है, निश्चित रूप से 2018 की तुलना में जो भारतीय कांग्रेस को 3 सीटें कम मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्लस हो रही है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, उस समय क्या थे, कांग्रेस के साथ सिंधिया जी थे, बिल्कुल, और वर्तमान में सिंधिया जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और साथ साथ जो वहाँ एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर का भी है, जिनको चुनाव लड़ाया गया है, और शायद इसलिए कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बढ़त बनाएगी, अच्छी मार्जिन लेगी। लेकिन यहाँ ऐसा लगता नहीं है। अगर सीटों का आंकड़ा ये है और कांग्रेस अभी भी बढ़त में है तो निश्चित रूप से एक तरह से सवाल खड़ा होता है इन बड़े नेताओं का कि उस ग्वालियर चंबल संभाग में इनका कोई जो प्रभाव है वो कहीं कहीं घटता नजर आ रहा है। और जो हाई कमान जो एक तरह से जो शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से इन पर भरोसा जताया है, तो शायद वहाँ पर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लग रही है। इसका मतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो नतीजे, जो मतलब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, अभी नतीजे तो नहीं है फाइनली, लेकिन जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं जो है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक तो जो है ज़रूर है, और जिसकी वजह से सीटों का इतना अंतर है। वहाँ पर लाडली बहना का जो है फ़ायदा थोड़ा बहुत मिला, हो सकता है कुछ सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए तो वो अराल ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो है जिस तरह से सिंधिया जी इस खेमे के बहुत सारे पिछली बार मंत्री और तमाम लोग बने और उनको जो है भाजपा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं कहीं जनता को नाराज़गी है कि ये लोग क्यों गए, और शायद इसका भी एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपकी क्या राय? क्योंकि निश्चित तौर पर ये देखिए एग्जिट पोल के ये अनुमानित आंकड़े हैं, जो बढ़त ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की दिख रही है, आपके नजरिए से, क्योंकि 3 तारीख को तो देखिए पूरी चीजें ही साफ हो जाएंगी। देखिए राखी जी, मैं एग्जिट पोल को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। हाँ, यह बात ज़रूर है कि अगर 2013-18 के चुनाव देखें तो वो कहीं ना कहीं कुछ जो एग्जिट पोल आए थे वो चुनाव परिणाम के नज़दीक ज़रूर थे।
एक बात अलग है कि इनसे मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, निकल के सामने आ जाता है, लेकिन जो इस तरह के आंकड़े आप एग्जैक्ट पोल में बता रहे हैं, अगर उसको देखें तो इस पर सबसे गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों पर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर अगर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कद्दावर नेता माने जाते हैं, लगातार मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, चुनाव अभियान समिति के भी अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो इन सारे पदों पर रहने के बाद उनका एक जो कद है वो पार्टी में बहुत बड़ा कद होता है। और यही वजह है कि उन्हें इस बार जब चुनाव में उतारा गया वहाँ पर तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अगर आप पिछले 2018 के चुनाव की तुलना में करते हैं इस पूरे आकलन से, तो आप देखें 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद आप नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर जैसे नगर निगम को आप हार जाते हैं, मुरैना जैसे नगर निगम को हार जाते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कई दशकों से कब्जा रहा है और संघ की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आप वो चुनाव हारते हैं। फिर सबसे ज़्यादा अगर शिवराज मंत्रिमंडल में किसी अंचल से मंत्री आते हैं तो वो मंत्री पद वाले चेहरे ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं। उस सब के बावजूद भी अगर आपकी यह स्थिति बनती है तो यह भी एक सोचनीय बिंदु है। तीसरा, आप जातिगत समीकरण साधने के हिसाब से ग्वालियर चंबल अंचल में क्षत्रिय फैक्टर बड़ा प्रभाव करता है। आपने नरेंद्र सिंह तोमर को वहाँ पर चुनाव लड़ाया है, तो दिमनी सीट पर किस तरह के हालात रहे सबको पता है, किस तरह के अनुमान बाहर निकल कर आते रहे, जनता क्या सोचती है, तमाम चैनलों पर दिखाई गई तमाम खबरें आती रही हैं, तो वो भी एक विचारणीय बिंदु है। तीसरा, अगर हम और पीछे जाकर देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार उसी अंचल से चुनाव जीत कर आए और कैबिनेट में मंत्री बने हैं। तो वो जब मोदी लहर थी उस लहर में जीत का अंतर क्या था, उस पर अगर गौर करेंगे तो अपने आप पार्टी के बड़े नेताओं का प्रभाव का आकलन सामने आ जाएगा और वो उस पर निश्चित रूप से मुझे लगता है पार्टी हाईकमान को, संगठन को विचार करना ही चाहिए। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र के मंत्री, सबसे बड़ा चेहरा जैसे आप मानते हो नरेंद्र सिंह तोमर, और दूसरा सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार उस अंचल में प्रचार में फंसे रहे, वो बहुत कम बाहर निकले उस अंचल से। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी, सबसे ज़्यादा जो मंत्री आपने दिए उन मंत्रियों के प्रति आम जनता की नाराज़गी ये कहीं ना कहीं इस चुनाव पर असर डाल रही है, जैसा कि अनुमान आपने बताया। अगर उस अनुमान की दृष्टि से देखें, बिल्कुल मैं सूर्यकांत जी आपको बीच में रोकूंगी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है ही कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, लेकिन सीटों पे यदि हम जाएं, ग्वालियर चंबल की यदि हम बात करें तो आप यहां पर देखिए कि जो तस्वीरें सामने हैं उन सीटों में यदि देखें तो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये एक संभावित जो अभी तक सीटों का आकलन है उसमें बहुत सारी तस्वीर साफ हुई है। और ऐसे ही यदि हम श्योपुर की बात कर लें तो देखिए बाबूलाल जंडेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और दुर्गालाल विजय बीजेपी की यहां से हार हो रही है, यानी श्योपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखती है। इसके साथ ही यदि श्योपुर से विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत जीत रहे हैं कांग्रेस से और बाबूलाल मेवरा हार रहे हैं बीजेपी से। और ऐसी तमाम एक एक करके यदि बहुत सारी सीटों पे जो हॉट सीट है, जो नाम वैसे हैं, उनकी बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं जो जीत रहे हैं निश्चित तौर पर, और रविंद्र सिंह तोमर बीजेपी से हार रहे हैं। तो ये वो नाम देखिए है ही जिनके लिए पहले से संभावनाएं ये तमाम जताई जा रही थी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और उनके मुख्य रूप से बड़े चेहरों की यदि मैं बात करूं तो इसमें तस्वीरें लगभग साफ होती जा रही हैं। एक और बड़ा नाम जो काफी करीबी मानी जाती हैं, इमरती देवी की यदि मैं बात करूं तो इस बार फिर कहा जा रहा है कि वो अपना चुनाव हारेंगी और सुरेश राजे की जीत होगी। अब ये निश्चित तौर पर देखिए जो सीटों का आकलन है ये अनुमानित चीजें हैं, एक्चुअल जो चीजें तस्वीरें सामने आएंगी वो 3 दिसंबर को हमारे और आपके सामने होंगी। लेकिन ये जो नाम है, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, नरोत्तम मिश्रा जीत रहे हैं और ऐसे करके तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके एक एक नाम और पल पल की जो कहते हैं ना कि जो चीजें निकल कर आई हैं सर्वे से, वो स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है।
तो चलिए मुरैना की तरफ यदि रुख करें तो आपको बता दें कि मुरैना से सबलगढ़ में बैजनाथ कुशवाहा कांग्रेस से जीत रहे हैं और सर्रा रावत हार रही है। यानी बहुत सारी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कांग्रेस जो है लगभग जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी जो सीटें आई हैं उसके आकलन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बड़े नाम हैं जिन पर वाकई कहना चाहिए साख का सवाल था, उन सभी की यहां से जीत निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। तो स्वदेश न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल के जो अनुमानित तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।